साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे उद्योगपति के बारे में बात करेंगे जो उद्योग के साथ अपने सिद्धांतों पे, अपनी इंटीग्रिटी पे और देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने पूर्वजों द्वारा शुरू की गई कंपनियों को आगे ले जाते हैं और आज पूरी दुनिया भर में 150 से ज्यादा कंपनियां हैं और 100 से ज्यादा देशों में कारोबार है। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे आज रतन टाटा जी के बारे में, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। 10 साल की उम्र में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया, उनको दादी जी के पास रहना पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई, उसके बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 1975 में आर्किटेक्ट की डिग्री ली और उन्हें आईबीएम कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। वो वहां नौकरी नहीं करते हैं, अपना पारंपरिक व्यवसाय संभालने के लिए भारत आ जाते हैं और टाटा स्टील्स में काम करने लग जाते हैं। साथियों, वहां पूरी जी जान से मेहनत से काम करते हैं। इतना सादा रहते हैं कि वो ऑफिस भी पैदल जाते हैं। उन्हें 1971 से लेकर 74 के बीच में नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी मिली। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाई, घाटे में चली गई। फिर उन्होंने टाटा एक्सप्रेस मिल को संभाला, वो भी किसी तरह से नहीं चल पाई। उसके बाद 1991 में उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बना दिया गया और वहां से उन्होंने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अपनी इंटीग्रिटी के बल पे टाटा मोटर्स को और अन्य कंपनियों को आगे ले जाने लगे, तरक्की होने लगी। उन्होंने एक कार डिजाइन की जिसको 30 दिसंबर 1998 को लॉन्च करना था। वो कार इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, जिसको हम इंडिका के नाम से जानते हैं। अपेक्षित सफलता उसमें नहीं मिली, कंपनी घाटे में जाने लग गई। तो समूह ने, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्णय लिया कि इस कंपनी को हमें सेल कर देना चाहिए। तो वो सेल करने के लिए अमेरिका में बिल फोर्ड के पास गए और उन्होंने उसका प्रस्ताव रखा, अपने डेलीगेशन के साथ गए। बिल फोर्ड ने उन्हें कहा कि जब आपको नॉलेज ही नहीं था कार बनाने का, आपको पता ही नहीं है कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है, तो आपको ये काम करना नहीं चाहिए था। मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूं तो मैं आप पे एहसान कर रहा हूं। ये बात रतन टाटा को अच्छी नहीं लगी। वो वहां से बिना कंपनी को सेल किए इंडिया आ गए और जी जान से मेहनत करने लगे। उनके मन में एक टीस सी थी कि मुझे इस बात का जवाब देना है। वह ऐसा साथियों कि 2008 में जो बिल फोर्ड की कंपनी है वो दिवालिया होने के कगार पे आ गई और उनके जो ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर जो है वो घाटे में जा रही थी। तो वो जिस तरह से टाटा अमेरिका डेलीगेशन के साथ गए थे, उसी तरह से वो भी अमेरिका से भारत आए। उन्होंने टाटा का जो प्रस्ताव था खरीदने का वो रखा और उन्होंने कहा कि आप मेरी कंपनी को खरीद के मुझ पे एहसान कर रहे हो, ये मैं मानता हूं। साथियों, रतन टाटा चाहते तो घमंड के रूप में या एक अलग तरह से उसका जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस डील को उन्होंने कंप्लीट किया। वो हमेशा आम लोगों से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। वो आम आदमी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि समाज में सबका भला हो, सब अपने सपने पूरे करें और इसी सपने के रूप में उन्होंने 2008 में नैनो कार को लॉन्च किया, जो लटकिया कार थी और 1 लाख रुपए जिसकी प्राइस रखी गई थी, लेकिन वो किसी कारण से ज्यादा सफल नहीं हो पाई
लोगों ने उसको ज्यादा सफलता पे आगे नहीं सराहा और वो नहीं चल पाई। उसके बाद भी साथियों उनका सफर जारी रहा। आज जैसा कि मैंने बताया उनकी 150 से ज्यादा कंपनियां हैं, 100 से ज्यादा देशों में काम करती है और उनकी जो मुख्य कंपनियां हैं उनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स है। उसके साथ साथ टाटा कंसल्टेंसी, जिसमें सर्विस सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और भारत की जीडीपी में अकेली टाटा कंसल्टेंसी का 4% का योगदान है। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा डेटाबेस है इसके और बहुत बड़ी कंपनी है साथियों। आज रतन टाटा की पर्सनल उपलब्धियों की बात करें तो उन्हें 26 जनवरी 2000 को पद्म भूषण का पुरस्कार मिल चुका है और जनवरी 2008 को उन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार मिल चुका है। उसके साथ साथियों मानवता के लिए उन्होंने जो काम किए हैं और एक ह्यूमन बीइंग के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। जब ताज होटल पे हमला हुआ तो हमले के वक्त उनके जो कर्मचारी है उन्होंने जी जान से लोगों को बचाया, बहुत मेहनत की और उसी तरह से रतन टाटा ने भी उनके लिए लाखों रुपए दिए, उनके परिजनों को नौकरी दी और जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई उसको वो जिस तनख्वाह पे था वही तनख्वाह उसके परिवार की जारी रखी। इसके साथ साथ आपको जान के हैरानी होगी कि जो आसपास लोग जा रहे थे, पुलिसकर्मी थे, जो वेंडर्स थे, राहगीर थे, उनको भी 20 दिन के अंदर अंदर रतन टाटा ने मुआवजा दिया, उनको भी हेल्प की। उनकी देशभक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब ताज होटल पे हमला हो गया था और उसके बाद में उसको रिपेयरिंग का टेंडर निकाला गया, पूरी दुनिया से लोग आए, उसमें से 2 लोग पाकिस्तान से भी आए थे। जब रतन टाटा को पता चला कि पाकिस्तान से लोग आए हैं, बिना अपॉइंटमेंट लिए आ गए थे वो, तो उनको बाहर बिठाए रखा शाम तक और फिर उनको वापस लौटा दिया कि आप बिना अपॉइंटमेंट के आ गए थे, इसलिए आपसे रतन टाटा मिलेंगे नहीं। साथियों वो भारत सरकार के किसी मिनिस्टर के पास गए और उन्होंने रतन टाटा को फोन करवाया कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान से 2 लोग आए हुए हैं, वो उनकी बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में और वो रिपेयरिंग करेंगे और आप उनको ठेका दे दीजिए। तो साथियों रतन टाटा जी ने उनको जवाब दिया कि आप लोग तो बेशर्म हो सकते हैं लेकिन मैं बेशर्म नहीं हो सकता। जिन्होंने मेरे देश पे हमला किया उनको मैं कभी भी ये काम नहीं दे सकता और फोन रख दिया। इसी तरह से टाटा सुमो का बहुत बड़ा ऑफर पाकिस्तान से आया था, बहुत बड़े लोड के रूप में टाटा सुमो की डिमांड थी वहां, लेकिन रतन टाटा ने उनको देने से इनकार कर दिया। एक बार का वाकया है साथियों कि जब साइरस को टाटा समूह का चेयरमैन बना दिया गया था, तब 2009 में टाटा डोकोमो से एक डील हुई थी। जब रतन टाटा चेयरमैन थे, ये डील ये हुई थी कि जब भी आप वापस लौटना चाहेंगे, आपको कोई लॉस हो तो आपको 50% वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन साइरस मिस्त्री ने वो अपना वादा निभाना नहीं चाहते थे। वो कंपनी का प्रॉफिट देख रहे थे, कुछ निजी स्वार्थ देख रहे थे। ये बात जब रतन टाटा को पता चली तो उनको ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपना वादा निभाने के लिए, अपनी इंटीग्रिटी रखने के लिए टाटा डोकोमो को वो उनका हक दिलाना चाहा। मिस्त्री ने उनके ऊपर केस कर दिया तो टाटा ने उनको उनके पद से हटवा दिया और टाटा डोकोमो के साथ समझौता करके और उनको न्याय दिलाया। इस तरह से उनकी हमेशा यही भावना रहती थी कि हम सिद्धांतों से, इंटीग्रिटी से कभी भी प्रॉफिट के लिए कभी भी समझौता नहीं करें। प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस अलग जगह है, लेकिन एक साख
और इंटीग्रिटी बहुत बड़ी चीज है। यदि हम साख को बनाए रखेंगे तो बिजनेस फिर से हो जाएगा, लेकिन यदि साख ही डूब जाएगी तो फिर बिजनेस को भी डूबते देर नहीं लगेगी। ऐसे विचार है रतन टाटा के। जितने वो महान हैं उतने ही सिंपल भी है। एक बार वो और उनके डेलीगेट्स कुछ साथी नासिक की तरफ जा रहे थे, कार पंचर हो गई, वो लोग नीचे उतर गए, इधर उधर हो गए, लेकिन रतन टाटा पंचर वाले की मदद करवा रहे थे। जब उन्होंने देखा उनके साथियों ने देखा कि आप उनकी मदद क्यों कर रहे हो, पंचर वाला तो खुद ही बना लेगा, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं इसकी सहायता करता हूं तो 15 मिनट की जगह 8-7 मिनट ही लगेंगे और कुछ समय बच जाएगा, तो हम मीटिंग में ज्यादा समय दे पाएंगे। इतने डाउन टू अर्थ है वो। साथियों, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था 75 वर्ष की उम्र में 28 दिसंबर 2012 को, लेकिन उनकी आज भी चैरिटी के कार्य उसी तरह से जारी हैं। एक बार का वाक्य है कि वो एक स्कूल में 25वीं सालगिरह थी स्कूल की, तो उसपे मुख्य अतिथि थे। बच्चे उनसे मिलना चाहते थे लेकिन समय कम था, तो बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, वो मिलना चाह रहे थे, तो उन्होंने बच्चों से वादा कर दिया कि मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन समय ज्यादा हो गया, वो मिल नहीं पाए, उनके फ्लाइट का टाइम हो गया था, तो उन्होंने अपनी बच्चों से मिलने के लिए फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने जब बच्चों से वादा किया है कि मैं मिलूंगा, तो अब मैं उनसे मिलके ही जाऊंगा। साथियों, अपने बात के धनी है रतन टाटा। वो अविवाहित हैं। उनके विवाह न करने के पीछे भी एक कहानी है कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे, वो उनकी दादी जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो इंडिया आ गए थे, और उस लड़की ने फिर दूसरी जगह शादी कर ली। उन्होंने उससे वादा किया था कि वो उसी से शादी करेंगे। उस लड़की ने तो दूसरी शादी कर ली, लेकिन रतन टाटा ने फिर पूरे जीवन विवाह नहीं किया। चाहे उस लड़की ने अपना वादा नहीं निभाया हो, लेकिन इन्होंने अपना वादा निभाया और पूरे जीवन भर अविवाहित रहे। साथियों, रतन टाटा जी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। आज मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी तरह से कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।